हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके क्लासेस बाय जीएससी। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग आरआरबी एनटीपीसी का पेपर डिस्कस करने वाले हैं और यह पेपर है 5 जनवरी 2021 की दूसरी शिफ्ट का। ठीक है, तो इसमें आए हुए जितने भी जीके क्वेश्चन हैं उन सभी को हम डिस्कस करेंगे, प्लस उसके साथ साथ जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट उससे रिलेटेड बन सकते हैं उन सबको भी हम इसमें देखने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का प्रश्न है, पहला प्रश्न है कि निम्न में से किस राजा ने कश्मीर में चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन किया था। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, कनिष्क। जो कनिष्क था वह जो चौथी बौद्ध संगीति हुई थी कुंडलवन वहाँ पे कश्मीर में, उस समय ये वहाँ का राजा था। ठीक है, तो देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में देखें तो यह मौर्य वंश का शासक था। जो चंद्रगुप्त मौर्य है यह उस समय मौर्य वंश का शासक था। उस समय क्या मतलब, यह मौर्य वंश का शासक था। बात करें बिम्बिसार की तो यह मगध का राजा था और वंश कौन सा था, हर्यक वंश। ठीक है, अजातशत्रु ये भी मगध का राजा था और उस समय वंश कौन सा था, हर्यक, मतलब ये हर्यक वंश का था और मगध का राजा था। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं इसके बारे में। देखिए चारों बौद्ध संगीति को देखें तो जो प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी वो 483 ईसा पूर्व में राजगृह में हुई थी। कहाँ पे, स्थान कौन सा, राजगृह है, और उस समय इसके अध्यक्ष थे महाकश्यप। ठीक है, प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी, इसके अध्यक्ष थे महाकश्यप और उस समय राजा कौन थे, अजातशत्रु। ठीक है, इनका अजातशत्रु का उस समय शासनकाल था। जो द्वितीय बौद्ध संगीति है वो 383 ईसा पूर्व में हुई थी और कहाँ पे हुई थी, वैशाली में, और इसके अध्यक्ष थे सावाकामी। ठीक है, और उस समय किसका शासनकाल था, उस समय कालाशोक का शासनकाल था, कालाशोक। तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी 255 ईस्वी पूर्व में और स्थान था पाटलिपुत्र और इसके अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र तिष्य। ठीक है, और उस समय शासन किसका था, जो महान राजा हैं अशोक, इनका उस समय शासन था। ठीक है, बात करें चतुर्थ बौद्ध संगीति की तो यह हुई थी प्रथम शताब्दी में और कहाँ पे, कुंडलवन कश्मीर में, और इस समय इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र और कनिष्क का उस समय शासनकाल था। ठीक है, तो इनको भी ध्यान रखना है, इनसे रिलेटेड प्रश्न अक्सर एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो याद रखना है इनको। तो चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, नॉर्टन। जो नॉर्टन है वो कैसा सॉफ्टवेयर है, वह एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो चलिए कुछ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर और नाम देख लेते हैं उनके। देखिए सबसे पहले तो जान लें कि जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होते हैं वो क्या काम करते हैं। तो वो क्या काम करते हैं कि जो कंप्यूटर होते हैं या नेटवर्क होते हैं उन पर दुर्भावनापूर्वक जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनका पता लगाते हैं। मतलब जो खराब सॉफ्टवेयर किसी भी नेटवर्क पर या किसी भी कंप्यूटर पर अटैक कर देते हैं या उनकी संभावना होती है, तो जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होते हैं वो इनका पता लगाते हैं। ठीक है, और उनको ब्लॉक करते हैं। जो दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर होते हैं उनको ब्लॉक करते हैं और उनको हटाते हैं। ठीक है, जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होते हैं। अच्छा, कुछ और एंटीवायरस सॉफ्टवेयर देखें, जैसे कि नॉर्टन तो अभी हमने देखा था, जैसे कि विंड डिफेंडर हो गया, मैक एफी हो गया, ट्रेंड माइक्रो हो गया, मालवेयर बाइट्स, वेव रूट, एवीजी, अवास्ट, जॉन अलार्म और एडवेयर, ये प्रमुख एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हैं। ठीक है, तो इनको भी याद रखना है, पूछा जा सकता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ स्थित हैं। जो एलिफेंटा की गुफाएं हैं वो कहाँ स्थित हैं, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, घारापुरी। जो घारापुरी द्वीप है वहाँ पे ये गुफाएं, एलिफेंटा की गुफाएं स्थित हैं। ठीक है, अच्छा बात करें हैवलॉक द्वीप की, तो ये हैवलॉक द्वीप कहाँ स्थित है, यह अंडमान एंड निकोबार में स्थित है। कहाँ पे, अंडमान निकोबार में यह द्वीप स्थित है और इस द्वीप को स्वराज द्वीप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, इस द्वीप को, हैवलॉक द्वीप को स्वराज द्वीप भी बोला जाता है। ठीक है, अच्छा बात करें माजुली द्वीप की तो यह कहाँ है, यह असम में है। यह असम में और कौन सी नदी पर, ब्रह्मपुत्र नदी पर यह द्वीप स्थित है। ठीक है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। मुनरो द्वीप की बात करें तो यह कहाँ है, यह केरल में स्थित है। जो मुनरो द्वीप है वह केरल में स्थित है। माजुली द्वीप असम में और हैवलॉक द्वीप अंडमान निकोबार में। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है
कि 2019 में 11वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया था। ठीक है, कब की बात कर रहे हैं जी, उस समय की जब प्रश्न पूछा गया था, तो उस समय का ये करंट का प्रश्न है। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, ब्राजीलिया। जो उस समय 2019 में जो 11वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ था वो ब्राजीलिया में हुआ था। और ब्राजीलिया क्या है, यह ब्राज़ील की कैपिटल है। जो ब्राजीलिया है यह ब्राज़ील की कैपिटल है। लंदन किसकी है, लंदन यूके यूनाइटेड किंगडम की कैपिटल है। टोक्यो जापान की कैपिटल है। और जो न्यूयॉर्क है वो यूएसए का एक शहर है। ठीक है, तो चलिए आगे जान लेते हैं। देखिए सबसे पहले तो जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है, जो BRICS सम्मेलन है, इसके इतिहास के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, देखिए वर्ष 2001 में जो ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे जिनका नाम था जिम ओ नील, ठीक है, इन्होंने यह जो ब्रिक था इस शब्द को इन्होंने गढ़ा था। ठीक है, और पहले यह ब्रिक्स नहीं था, पहले यह केवल ब्रिक था, BRIC, जिसमें ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन, ये 4 जो उभरती अर्थव्यवस्थाएं थी इनको शामिल कर यह शब्द या यह संगठन बनाया गया था। ठीक है, 2006 में क्या हुआ था, जो ब्रिक है इसके विदेश मंत्रियों की जो पहली बैठक थी उसका आयोजन किया गया था। ठीक है, कब, इसका गठन कब हुआ था 2001 में, लेकिन इसकी जो पहली बैठक थी वो 2006 में हुई थी। ठीक है, और जब 2010 में इसकी बैठक हुई थी दिसंबर में, तो उस समय जो इसका 5वां सदस्य देश था दक्षिण अफ्रीका, उसको शामिल होने के लिए इसमें इनविटेशन दिया गया, उसको आमंत्रित किया गया, जिसके बाद इस समूह को ब्रिक्स नाम दिया गया। लेकिन जब इसकी स्थापना हुई थी शुरू में, तब यह ब्रिक्स न होकर केवल ब्रिक था, लेकिन 2010 में जब दक्षिण अफ्रीका इसमें शामिल हो गया तब से इसको ब्रिक्स कहा जाने लगा। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। और देखिए जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है, जैसा कि मैंने बताया इसमें 5 देश शामिल हैं, जिसमें है ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, और यह बारी बारी से इसकी जो शिखर सम्मेलन है इसकी अध्यक्षता करते हैं। ठीक है, और जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है उसका कार्य क्या है, उसका कार्य है देश, व्यापार, आर्थिक सहयोग और विकास, इस प्रकार के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आपस में शामिल होते हैं, इकट्ठे होते हैं और इस पर एक सम्मेलन करते हैं। ठीक है, अच्छा बात करें जो करंट का सम्मेलन हुआ था 16वां, जो कि अक्टूबर 2024 में हुआ था। ठीक है, और कहाँ पे हुआ था, रूस के कजान शहर में। जो 16वां ब्रिक्स सम्मेलन जो कि अक्टूबर 2024 में रूस के कजान शहर में हुआ था, इसीलिए इस सम्मेलन में एक कजान घोषणा भी लागू की गई थी, मतलब कजान घोषणा भी बनाई गई थी। और इस ब्रिक्स का मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय है शंघाई, चीन में। ठीक है, अच्छा पहले तो मतलब अब तक 2024 तक इसमें कुल 5 देश थे, लेकिन जब 2024 की इसकी बैठक हुई उससे पहले और नए 5 देशों को इसमें आमंत्रित किया गया। इसमें कौन कौन थे वो देश, नए देशों में जो पश्चिम एशिया है उससे ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात मतलब UAE, ये 3 देश पश्चिम एशिया से थे। अफ्रीका से मिस्र और इथियोपिया, इन 5 देशों को भी इसमें शामिल कर लिया गया। अच्छा इन 5 देशों के साथ साथ एक देश और था जिसका नाम था अर्जेंटीना, एक देश और था अर्जेंटीना। इन कुल 6 देशों को इसमें शामिल होने का निमंत्रण दिया गया था, आमंत्रित दिया गया था, लेकिन अर्जेंटीना ने इसमें शामिल होने से साफ मना कर दिया और इन 5 देशों को इसमें शामिल कर लिया गया। तो इस प्रकार जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, इसमें टोटल कितने देश हैं, टोटल इसमें 10 देश हैं। तो जो रूस में जो इसका सम्मेलन हुआ था वहाँ इसके 10 सदस्य देश थे। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। तो चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा ठंडा शीत मरुस्थल है, मतलब ऐसा कौन सा मरुस्थल है इनमें से चारों में से जो कि ठंडा है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, जो पेंटागोनिया का मरुस्थल है जो कि दक्षिण अमेरिका में है, वहाँ जो पेंटागोनिया का मरुस्थल है वो सबसे ठंडा शीत मरुस्थल है इन चारों में। ठीक है, अच्छा बात करें सहारा मरुस्थल की, तो जो सहारा मरुस्थल है वो कहाँ है, वो अफ्रीका में है। अब सभी को पता है अफ्रीका में उत्तर की तरफ यह जो मरुस्थल है स्थित है, और यह विश्व का सबसे बड़ा कैसा मरुस्थल है, विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है। यह जो सहारा मरुस्थल है वो विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है। ठीक है, आर्कटिक मरुस्थल की बात करें तो यह मरुस्थल उत्तरी ध्रुव पर स्थित है। इस पर
जो उत्तरी ध्रुव है, जो सदर्न पोल है, इस पर यह स्थित है। ठीक है। अच्छा, अरेबियन की बात करें तो जो अरेबियन, जिसको कि अरब मरुस्थल भी बोला जाता है, यह अरब प्रायद्वीप पर फैला हुआ है। जो अरब प्रायद्वीप है जो कि एशिया में है, उस पर यह फैला हुआ है। किस पर? अरब प्रायद्वीप पर। ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए, बात करें पेंटागोनिया मरुस्थल की, तो जो पेंटागोनिया मरुस्थल है उसको पेंटागोनिया स्टेपी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। और यह दक्षिण अर्जेंटीना और चिली के चिली के हिस्से में स्थित सबसे बड़ा रेगिस्तान है। देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है, हालांकि चिली में तो ये कम ही है, अधिकांश इसका जो मोस्टली इसका जो भाग है वो अर्जेंटीना में ही है। ठीक है। और यह क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 8वां सबसे बड़ा रेगिस्तान है। विश्व का 8वां सबसे बड़ा रेगिस्तान है क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है। तो यह कहाँ है? यह यहाँ स्थित है, चिली के पास और अर्जेंटीना में। ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। और यह कहाँ है? अर्जेंटीना, साउथ अमेरिका में। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि पहली यात्री रेलवे लाइन बॉम्बे और ठाणे के बीच में कब खोली गई थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 1853 में। 1853 में जो भारत में पहली जो रेलवे लाइन, जो रेल पहली चली थी भारत में, वो 1853 में चली थी। और कहाँ से कहाँ तक चली थी? बॉम्बे से ठाणे के बीच में। अच्छा, पूछ लिया जाए कि जो रेल पहली बार भारत में जो ट्रेन चली थी उसकी लंबाई कितनी थी, वो कितनी लंबी चली थी, कितनी दूरी पर चली थी? तो वो टोटल 34 किलोमीटर रेलवे लाइन उस समय शुरू हुई थी। ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि वर्ष 1962 में भारत और चीन युद्ध के दौरान इस्तीफा देने वाले मंत्री का नाम बताइए। जो 1962 में जो भारत और चीन का युद्ध हो रहा था, तो उस समय कौन से मंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, V.K. कृष्णा मेनन। जो V.K. कृष्णा मेनन है, उस समय इन्होंने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। ठीक है। अच्छा, बात करें मोरारजी देसाई की, तो मोरारजी देसाई भारत के एक राजनीतिज्ञ रहे हैं और इन्होंने भारत के प्रधानमंत्री पद पर भी कार्य किया है, जो कि भारत के 4th नंबर के प्रधानमंत्री बने थे। जो लाल बहादुर शास्त्री हैं, वो भी प्रधानमंत्री के पद पर रहे थे। और ये कौन से प्रधानमंत्री रहे थे? ये 2nd नंबर के प्रधानमंत्री रहे थे। ठीक है। यह 2nd नंबर के प्रधानमंत्री रहे थे। सरदार पटेल की बात करें, जिनको कि भारत का लौह पुरुष बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इनको भारत का लौह पुरुष बोला जाता है। और इनका जो पद है वो इतिहास में काफ़ी ज़्यादा सम्माननीय, काफ़ी ज़्यादा इनका पद है, वो बहुत नाम रहा है इनका। तो और ये भारत के पहले उप मंत्री थे। ठीक है। इन्होंने अच्छा खासा काम किया था इतिहास में। जैसे जो रियासतें थी जो भारत में नहीं मिलना चाहती थी, तो इनका सबसे बड़ा योगदान है भारत को एक करने में। ठीक है। उन रियासतों को भारत में मिलाने में। ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए, V.K. कृष्णा मेनन की बात करें तो एक भारतीय राजनीतिज्ञ और राष्ट्रवादी थे। और इनका जन्म हुआ था 1896 में कोझिकोड में। और कोझिकोड कहाँ है? केरल में। कोझिकोड केरल का शहर है, यहीं पर इनका जन्म 1896 में हुआ था। और इन्होंने क्या किया था? इन्होंने जो भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है, इसका जो मसौदा था पहली बार इन्होंने ही तैयार किया था। किसने? V.K. कृष्णा मेनन ने। ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भोजन के पाचन में कौन सहायता करता है? भोजन को पचाने में सबसे ज़्यादा योगदान होता है वो किसका होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, लार। जो लार होती है, जो कि थोड़ा सलाइवा टाइप का होता है, चिपचिपा सा होता है पदार्थ जो हमारे मुंह में बनता है, यह भोजन को पचाने में इसका काफ़ी ज़्यादा योगदान होता है। ठीक है। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। देखिए, जो लार होती है वो मुंह की लार ग्रंथियों से निकलने वाला पानी जैसा तरल पदार्थ होता है। थोड़ा चिपचिपा सा होता है, थोड़ा गाढ़ा होता है यह पदार्थ। जो लार होता है, जो कि मुंह की लार ग्रंथियों से निकलता है। ठीक है। अच्छा, लार में क्या क्या पाया जाता है? लार में टाइलिन और लाइजोसाइम नाम के एंजाइम पाए जाते हैं। ठीक है। ये प्रश्न भी अगली बार पूछा जा सकता है, क्या पता ये पूछ ले कि लार में कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं। तो लार में टाइलिन और लाइसोजाइम नामक एंजाइम पाए जाते हैं। ठीक है। लार कैसे भोजन को पकाती है? लार क्या करती है? सबसे पहले जो भोजन को नम और चिकना बनाती है। जैसे जैसे हम भोजन को चबाते हैं, तो जो लार है हमारे भोजन में, मुंह में जैसे भोजन चलता है तो लार उसमें मिल जाती है और उस भोजन को चिकना बना देती है, जिससे उसको निगलना आसान हो जाता है।
ठीक है। भाई लार चिपचिपी होती है और इससे भोजन क्या होता है, चिपचिपा और चिकना सा बन जाता है, जिससे भोजन को आसानी से हम निगल सकते हैं। ठीक है। और अन्य भी और अंग हैं जो कि भोजन को पचाने में मदद करते हैं, उनमें आमाशय और आंतें, ये दोनों भी भोजन को पचाने में मदद करते हैं। ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा क्या पेश किया गया था। ठीक है, मतलब कई सारी चीज़ें पेश की गई थी, लेकिन इनमें से क्या पेश किया गया था, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, प्रांतीय स्वायत्तता। 1935 के अधिनियम से भारत में प्रांतीय स्वायत्तता प्रदान की गई थी। ठीक है। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो चलिए देखते हैं कि भारत शासन अधिनियम 1935 से हमने कौन कौन से प्रावधान हैं वो अपनाए। ठीक है। तो इस अधिनियम से क्या हुआ, इस अधिनियम ने संघीय ढांचा बनाया, जिसमें केंद्र सरकार और प्रांतों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया। ठीक है, संघीय ढांचा बनाया जिससे केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया। ठीक है। और जैसा कि हमने बताया, इसने प्रांतीय स्वायत्तता दी और इसी अधिनियम ने द्विसदनीय संघीय विधायिका बनाई। ठीक है, जो द्विसदनीय संघीय विधायिका होती है, जैसे कि उसमें राज्यों में राज्यों में विधानसभा और विधान परिषद होती है और केंद्र में लोकसभा और राज्यसभा है। ठीक है। तो इसी अधिनियम से जो द्विसदनीय संघीय विधायिका है उसको बनाया गया और इस अधिनियम ने कार्यपालिका और विधायिका के बीच शक्तियों का स्पष्ट पृथक्करण किया। इसी अधिनियम ने सीमित रूप से जो वयस्क मताधिकार है उसको प्रदान किया। ठीक है, मतलब प्रदान वयस्क मताधिकार किया, लेकिन लिमिटेड, वही सीमित रूप से, मतलब पढ़े लिखे लोग वगैरह ये ही उस समय मतदान दे सकते थे। ठीक है। इस अधिनियम ने क्या किया, जो अल्पसंख्यक होते हैं, जो माइनॉरिटी होती हैं, उनके लिए आरक्षित सीटों का प्रावधान किया। ठीक है। और इस अधिनियम ने जो आपातकालीन प्रावधान है उनको भी शामिल किया। जो भारत में जो इमरजेंसीज प्रोविज़न है उनको भी इसमें भारत शासन अधिनियम 1935 से ही शामिल किया गया था। ठीक है। और इस अधिनियम ने क्या किया कि भारत में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, भारत शासन अधिनियम 1935 से। ठीक है। तो ये 1935 के अधिनियम के इम्पोर्टेंट प्रोविज़न हैं जो कि उस समय इस अधिनियम से अपनाए गए थे। ठीक है। तो इनको भी याद रखना, क्या पता अगली बार इनसे प्रश्न बन जाए। तो चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसको शॉर्ट में इसरो बोलते हैं, इसने अपने चंद्र अन्वेषण मिशन, कौन सा, चंद्रयान 2, इसके लिए किस प्रक्षेपण यान का उपयोग किया था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, GSLV MK3। जो GSLV MK3 है, इसी से इसरो ने जो चंद्रयान 2 है इसको लॉन्च किया था। ठीक है। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। देखिए, जो चंद्रयान 2 है वो चंद्रमा पर भारत का दूसरा मिशन था। मतलब इससे जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि चंद्रयान फर्स्ट भी कभी गया होगा। ठीक है। तो ये दूसरा मिशन है जो कि चंद्रमा पर भारत ने भेजा। और इसे कब भेजा, इसको 22 जुलाई 2019 को जो बंगलुरु में श्री हरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है वहाँ से इसको लॉन्च किया गया था। और इसमें ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर ये इसमें शामिल थे। लैंडर का नाम क्या था, विक्रम था, और रोवर का नाम था प्रज्ञान। ठीक है, ये इसमें शामिल थे। और इसको 20 अगस्त 2019 को चंद्र कक्षा में स्थापित किया गया था। ठीक है, लेकिन इसकी सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाई थी, इसलिए ये असफल हो गया था। ठीक है, लेकिन पूरी तरह से नहीं कहेंगे पूरी तरह से, लेकिन ये विफल हो गया था। फिर इसके बाद क्या किया कि भारत ने 2023 में इसका अगला जो वर्जन है, मतलब चंद्रयान 3, इसको लॉन्च किया, जो कि भारत का तीसरा चंद्र मिशन है। यह चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला भारत का दूसरा मिशन है। ठीक है। और इसको कब लॉन्च किया गया, इसको 14 जुलाई 2023 को 14 जुलाई 2023 को दोपहर 2:35 पर आंध्र प्रदेश के, सॉरी मैंने अभी यहाँ पे कर्नाटक बोल दिया था, आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसको लॉन्च किया गया था। कब, 14 जुलाई 2023 को। और 24 अगस्त 2023 को यह शाम 6:30 पर चंद्रमा पर पहुंच गया था। मतलब चंद्रमा पर इसने 24 अगस्त को सॉफ्ट लैंडिंग की थी, इसलिए 24 अगस्त को ही 2024 में पहली बार जो इसका दिवस है वो मनाया गया। ठीक है, मतलब अंतरिक्ष दिवस 2024 में पहली बार 24 अगस्त को मनाया गया था। और जिस जगह पर इसने सॉफ्ट लैंडिंग की थी उसको नाम भी दिया गया, जिसका नाम है शिव शक्ति पॉइंट। ठीक है, जिसका नाम क्या है, शिव शक्ति पॉइंट, इस जगह को नाम दिया गया। अच्छा, इसमें चंद्रयान 3 में जो लैंडर था उसका नाम विक्रम था और जो रोवर था उसका नाम प्रज्ञान था।
ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि भारत में वाणिज्यिक बैंकों का किसको मतलब किस चीज़ में किस क्षेत्र में ऋण के वितरण में सबसे अधिक हिस्सा है। मतलब जो वाणिज्यिक बैंक हैं वो किस क्षेत्र में अपना जो ऋण है, अपना जो लोन है, वो सबसे ज़्यादा बांटती हैं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, कृषि। मतलब जो वाणिज्यिक बैंक हैं, जो कमर्शियल बैंक्स हैं, वो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में अपना सबसे ज़्यादा जो लोन है वो बांटती हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि इसरो द्वारा लॉन्च किए गए उपग्रह का नाम क्या है जो मछुआरों को खराब मौसम और ऊंची लहरों के बारे में सतर्क संदेश देता है और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा पर पहुंचने पर उन्हें सावधान करता है। मतलब इसरो ने ऐसा कौन सा जो अपना मिशन है, अपना जो उपग्रह वो लॉन्च किया था जो कि मछुआरों के मदद का हो सकता है वो। ठीक है, जो कि मछुआरों के लिए जो ख़राब मौसम है, अगर उनको पहले ही पता चल जाएगा तो जो वहाँ पे जो मछली पकड़ने के लिए वो वहाँ नहीं जाएंगे। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, जो IRNSS-1I है। यह उपग्रह था जो कि इसरो ने लॉन्च किया था, जो कि मछुआरों से रिलेटेड था। ठीक है, अच्छा इसका काम क्या था, यह जो समुद्र के आसपास का कम से कम 1500 किलोमीटर का एरिया था 1500 किलोमीटर था, उसके बारे में जो सटीक स्थिति की सूचना दे देता था। ठीक है, जो IRNSS-1I है, यह कम से कम 1500 किलोमीटर तक के क्षेत्र में सटीक जानकारी प्रदान करने में सक्षम था ये। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए ये जो IRNSS-1I यह उपग्रह है, यह एक भारतीय नौवहन उपग्रह मतलब नेविगेशन उपग्रह है, जो भारतीय क्षेत्रीय नौवहन उपग्रह प्रणाली का एक हिस्सा है। और इसको कब लॉन्च किया गया था, इसको 11 अप्रैल 2018 को कौन से व्हीकल से, PSLV C-41 से इसको सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो यह किससे रिलेटेड है, यह जो मछुआरे हैं उनको मौसम के बारे में पूर्वानुमान देता है। ठीक है, और इसको लॉन्च कब किया गया था, 11 अप्रैल 2018 को, और व्हीकल कौन सा था, PSLV C-41। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि मई 2019 में 5वां भारत न्यूक्लियर न्यू बिल्ड कांग्रेस सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। मतलब ये उस समय का करंट का प्रश्न है जिस समय पर एग्जाम हुआ था। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, मुंबई। जो उस समय 2019 में जो 5वां भारत न्यूक्लियर न्यू बिल्ड कांग्रेस सम्मेलन हुआ था वो मुंबई में आयोजित किया गया था। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि टेलीफोनी के संदर्भ में ADSL का पूर्ण रूप क्या है। मतलब जो ADSL है इसका संबंध किससे है, टेलीफोनी से। तो इसका जो पूर्ण रूप है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, इसकी फुल फॉर्म है एसिमेट्रिकल डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। ये इसकी फुल फॉर्म है ADSL की। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य ऊतक है जो पौधों में पानी को उसकी जड़ों से पत्तियों तक पहुंचाता है। मतलब जो जड़ों से लेकर जो पानी है और जो बाकी के जो प्रोटीन्स वगैरह हैं उनको जड़ों से लेकर पत्तियों तक पहुंचाता है। ऐसा कौन सा ऊतक है, तो कौन सा ऊतक है वो है जाइलम। आंसर कौन सा है इसका, ऑप्शन नंबर डी, जो जाइलम है वो जो जड़ों से लेकर पत्तियों तक पेड़ में पानी और जो प्रोटीन्स वगैरह हैं उनको पहुंचाने का कार्य करता है। अच्छा फ्लोएम क्या करता है, जो पेड़ होते हैं उनको जो खनिज पदार्थ होते हैं और प्लस खाना क्या है इनका, जो खनिज पदार्थ है वही इनका खाना हो गया। तो जो फ्लोएम है वो इनको खनिज वगैरह और जो खाना है उनको पहुंचाने का कार्य करता है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए बात करें कॉलन कायमा की, तो जो कॉलन कायमा क्या होता है, यह पौधों का एक सहायक ऊतक है। कैसा ऊतक है, यह पौधों का ऊतक है। और यह क्या करता है, यह पौधों के तनों में, यह कहाँ पाया जाता है, यह पौधों के तनों में, पौधों की पत्तियों में और पौधों के फलों में यह पाया जाता है। क्या, कॉलन कायमा। और यह क्या करता है, यह पौधों को एक साथ रखने में मदद करता है। मतलब जैसे कि इसके तने वगैरह, पत्तियाँ, फल वगैरह हो गए, ये कहीं से पेड़ से मतलब इसके समय से पहले टूट कर न गिर जाएं, तो ये क्या करता है, ये पेड़ को, पौधों को एक साथ रखने में मदद करता है। जो कॉलन कायमा ऊतक है उसमें क्या क्या होता है, उसमें हेमिकेलुलोज, सेलुलोज और पैक्टिक, ये सारी सामग्री इसमें होती है कॉलन कायमा में।
और जो कोलेनकाइमा ऊतक है वो प्रकाश संश्लेषण को बढ़ावा देता है। किसको? यह प्रकाश संश्लेषण को बढ़ावा देता है कोलेनकाइमा ऊतक। जो कोलेनकाइमा ऊतक हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? लैमेलर कोलेनकाइमा, एंगुलर कोलेनकाइमा और लैक्यूलर कोलेनकाइमा। ठीक है, तो कोलेनकाइमा ऊतक 3 प्रकार के होते हैं, लैमेलर, एंगुलर और लैक्यूलर। बात करें पैरेन्काइमा की, तो जो पैरेन्काइमा ऊतक है वो क्या करता है? सबसे पहली बात तो वो कहाँ पाया जाता है? वो पौधों के साथ साथ वो जानवरों में भी पाया जाता है। और कोलेनकाइमा क्या है? यह पौधों में पाया जाता है। और पैरेन्काइमा पौधे और जानवर दोनों में पाया जाता है। इसकी कोशिकाएं लंबे समय तक चलती हैं और घाव भरने में मदद करती हैं। जानवरों को आपने देखा होगा, जैसे इंसानों की तो चोट लग जाती है तो वो डॉक्टर के पास चले जाते हैं, लेकिन जो आवारा जानवर होते हैं इनको चोट लग जाती है तो क्या होता है, इनके जो घाव हैं वो धीरे धीरे अपने आप भरते हैं। ठीक है, तो इसमें सहायक कौन है? जो पैरेन्काइमा ऊतक है वो है घाव भरने में सहायक। ठीक है, जो पैरेन्काइमा है उसमें भोजन या पानी या अपशिष्ट उत्पादों का संग्रहण होता है। पैरेन्काइमा ऊतक में भोजन हो गया, पानी हो गया, अपशिष्ट जो बचे हुए उत्पाद वगैरह हो गए उनका यहाँ पे कलेक्शन होता है, संग्रहण होता है। इसलिए इसे भंडारण ऊतक भी बोलते हैं। पैरेन्काइमा को भंडारण ऊतक भी इसीलिए बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि गरीबी हटाओ का जो नारा था वो किस राजनीतिक नेता का नारा था? ठीक है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, इंदिरा गांधी। जो गरीबी हटाओ का नारा था वो इंदिरा गांधी ने दिया था। कब? 1971 में। और उस समय कौन सी योजना थी? मतलब पंचवर्षीय योजना के समय पे ये दिया था। ठीक है, कब? 1971 में। और ये उस समय का काफ़ी फेमस नारा था, गरीबी हटाओ का नारा। ठीक है, अच्छा बात करें, इसका आंसर तो डी हो गया। मोरारजी देसाई की हमने बात की थी कि भारत के 4th प्राइम मिनिस्टर बने थे। अच्छा बात करें के कामराज की, तो जो के कामराज हैं कि उस समय का जो मद्रास राज्य था वहाँ के इन्होंने सीएम के रूप में कार्य किया था, के कामराज ने। कर्पूरी ठाकुर की बात करें तो ये बिहार के एक राजनीतिज्ञ हैं, बिहार के एक राजनेता हैं जो कि करंट में काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं। क्यों? क्योंकि इनको जो 2024 का जो भारत का सर्वोच्च सम्मान है, भारत रत्न, इस सम्मान से इनको नवाजा गया है। ठीक है, यह सम्मान है भारत रत्न, इनको 2024 में प्रदान किया गया है। और इनके साथ साथ अन्य 4 लोगों को और दिया गया है। ठीक है, तो वो कौन है? एक तो हैं चौधरी चरण सिंह, और हमारे जो हरित क्रांति के जनक स्वामीनाथन, पीवी नरसिम्हा राव और लाल कृष्ण आडवाणी। ठीक है, तो ये 4 और हैं और प्लस इनके साथ हैं कर्पूरी ठाकुर। इन 5 लोगों को 2024 का भारत रत्न दिया गया है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए, जो गरीबी हटाओ का नारा है वो इंदिरा गांधी ने दिया था। कब? 1971 में। 1971 का जो चुनाव प्रचार चल रहा था, चुनाव अभियान चल रहा था, उस समय इन्होंने ये नारा दिया था, गरीबी हटाओ। और यह नारा पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था, जो कि 5वीं पंचवर्षीय योजना थी। ठीक है, और 5वीं पंचवर्षीय योजना है उसके बारे में जाने तो यह योजना 1974 से 1979 के लिए बनाई गई थी। इस योजना में रोजगार बढ़ाने और गरीबी उन्मूलन पर जोर दिया गया था। मतलब इस योजना में क्या कहा गया था कि गरीबी को तो खत्म करो और रोजगारों का सृजन करो। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न है कि तापमान में कितनी वृद्धि के साथ अभिक्रिया की दर स्थिरांक दोगुनी हो जाती है? मतलब तापमान में कितनी वृद्धि की जाए कि जो अभिक्रिया की दर स्थिरांक होती है वो अपने से दोगुनी हो जाती है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 10 डिग्री। तापमान में अगर 10 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि की जाएगी तो अभिक्रिया की जो दर स्थिरांक होती है वो दोगुनी हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न है कि एशियाई विकास बैंक ADB, एशियन डेवलपमेंट का मुख्यालय किस देश में स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। इसका जो ADB का मुख्यालय है वो फिलीपींस के मनीला में स्थित है, जो कि फिलीपींस की कैपिटल है। ठीक है, ADB का मुख्यालय कहाँ है? मनीला, फिलीपींस के मनीला में। ठीक है, अच्छा दक्षिण कोरिया की बात करें तो इसकी राजधानी सियोल है। क्या है इसकी राजधानी? सियोल। चीन की बात करें, इसकी राजधानी बीजिंग है। और जापान की राजधानी है टोक्यो। क्या है इसकी राजधानी? इसकी राजधानी है टोक्यो। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए, एशियाई विकास बैंक की बात करें
तो एक क्षेत्रीय विकास बैंक है जो कि एशिया में आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देती है। मतलब एशियाई विकास बैंक है तो जाहिर सी बात है एशिया के मुद्दों को संभालती होगी ये, ठीक है। तो एशिया में आर्थिक और सामाजिक विकास को यह बढ़ावा देती है। इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई थी और इसका मुख्यालय मनीला फिलीपींस में है, ठीक है। और वर्तमान में इसके कितने सदस्य देश हैं? 68। इसके वर्तमान में 68 सदस्य देश हैं। और जो इसके हेड हैं, एडीबी के एशियन डेवलपमेंट के हेड हैं, वो हैं मासात्सुजू अस्कावा, जो कि इसके निदेशक मंडल के भी अध्यक्ष हैं, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध संघाई महोत्सव पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य द्वारा आयोजित एक वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव है? मतलब जो संघाई महोत्सव है वो पूर्वोत्तर भारत के कौन से राज्य में मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, मणिपुर। मणिपुर में यह संघाई महोत्सव मनाया जाता है। अच्छा, मणिपुर का जो राज्य पशु है, मणिपुर का जो राज्य पशु है जिसका नाम है संगाई, इसका नाम है संगाई, जो कि मणिपुर का राज्य पशु है। इसी के नाम पर इस त्योहार का नाम है, ठीक है, जिसको कि डांसिंग डियर भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? डांसिंग डियर बोलते हैं। मतलब डांसिंग डियर इसको क्यों बोलते हैं? जैसे कि आपको पता है कि विश्व का सबसे बड़ा तैरता हुआ एकमात्र नेशनल पार्क है, वो है मणिपुर में केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है। तो इस नेशनल पार्क में मतलब यह पानी के ऊपर तैरता हुआ नेशनल पार्क है, यह पानी में है। तो जो डांसिंग डियर है वो यहाँ पे कूदता हुआ फुदकता हुआ इस नेशनल पार्क में अधिकांश रूप से मिलता है, अधिकांश रूप से पाया जाता है, इसलिए इसको डांसिंग डियर भी बोला जाता है। वैसे इसका नाम संगाई है, जो कि मणिपुर का राज्य पशु है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए, अच्छा, कुछ राज्यों के प्रमुख त्योहारों को देख लें जिससे कि प्रश्न बनने की संभावना रह सकती है। आंध्र प्रदेश के देखें तो दशहरा, उगादि, दक्कन महोत्सव, ब्रह्मोत्सवम, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश के ये हैं सभी, देख लेना। असम, अगर मैं सबको बताऊंगी तो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, ठीक है, लेकिन पॉज करके इसको देख लेना। आंध्र प्रदेश के, अरुणाचल प्रदेश के, असम के, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, ठीक है। तो ये हैं कुछ राज्यों के प्रमुख त्योहार। और भी हैं आगे, मेघालय, महाराष्ट्र, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, उत्तरांचल और उत्तर प्रदेश। तो इन सभी राज्यों के जो फेमस फेस्टिवल हैं जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनको देख लेना, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसलिए मैंने ये सब यहाँ पे एक साथ रख दिए हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि 1974 में रेलवे हड़ताल का नेतृत्व किसने किया था? जो 1974 में जो रेलवे की हड़ताल हुई थी, रेलवे स्ट्राइक हुई थी, इसका जो नेतृत्व था वो किसने किया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, जो जॉर्ज फर्नांडिस थे। इन्होंने 1974 की जो रेलवे हड़ताल थी उसका नेतृत्व किया था। किसने? जॉर्ज फर्नांडिस ने, ठीक है। अच्छा, जेपी नारायण की बात करें तो जेपी नारायण भारत के एक बहुत ही अच्छे मतलब राजनीतिक या राजनेता कह सकते हैं, राजनीतिक थे जिनको लोकनायक बोला जाता है। इनकी फेमस जो उपनाम है लोकनायक, और ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो लोकनायक किसका उपनाम है? जेपी नारायण का, जयप्रकाश नारायण, ठीक है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो एसपी मुखर्जी हैं, इनको शॉर्ट में बोलते हैं, तो इनकी बात करें तो यह एक भारतीय शिक्षाविद थे। कौन थे? भारतीय शिक्षाविद। मोरारजी देसाई के बारे में हमने जान लिया था। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि किस प्रकार की मिट्टी दक्कन के पठार के अधिकांश भाग को आच्छादित करती है? मतलब दक्कन के पठार में अधिकांश जो मिट्टी है, अधिकांश जो क्षेत्र है, वो किस प्रकार की मिट्टी का पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, जो दक्कन का पठार जो कि महाराष्ट्र में है, सॉरी मध्य प्रदेश, हाँ महाराष्ट्र उसी की तरफ है ये, वहाँ पे। तो दक्कन के पठार का जो अधिकांश क्षेत्र है वो काली मिट्टी से वो घिरा हुआ है, ठीक है। तो चलिए इन सभी मिट्टियों के बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट को देखते हैं। देखिए, सबसे पहले तो देखते हैं हम काली मिट्टी के बारे में। तो काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी बोला जाता है। और यह मिट्टी कहाँ पाई जाती है? यह मिट्टी महाराष्ट्र, कर्नाटक,
गुजरात और मध्य प्रदेश, इन क्षेत्रों में पाई जाती है, जहाँ पर जो पठार है वो है दक्कन का पठार। ठीक है, और इस मिट्टी में ह्यूमस काफ़ी मात्रा में होता है, मतलब अच्छी खासी मात्रा में इसमें ह्यूमस पाया जाता है। इसमें कुछ तत्वों की कमी भी होती है और कुछ जो तत्व हैं वो अच्छी खासी मात्रा में पाए जाते हैं। यह मिट्टी आयरन, चूना, कैल्शियम, पोटास, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम, इन सभी से यह मिट्टी भरपूर होती है। ठीक है, यह जो सभी तत्व हैं इसमें प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। काली मिट्टी में पानी को सोखने की क्षमता बहुत अधिक होती है। ठीक है, मतलब जो अपने अंदर पानी को सोख सकती है, और थोड़ी अगर बारिश हो जाए तो यह मिट्टी चिपचिपी हो जाती है, एकदम चिकनी मिट्टी की तरह यह बन जाती है काली मिट्टी। और सूखने के बाद क्या होता है, इसमें मोटी मोटी दरारें पड़ जाती हैं। जब यह मिट्टी सूख जाती है तो इसमें मोटी मोटी दरारें पड़ जाती हैं, इसलिए इस मिट्टी को स्वतः जुताई वाली मिट्टी बोला जाता है। स्वतः जुताई वाली मिट्टी इस मिट्टी को बोला जाता है, क्यों? क्योंकि इसमें मोटी मोटी दरारें पड़ जाती हैं, इसीलिए। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए, जलोढ़ मिट्टी के बारे में देखें तो जलोढ़ मिट्टी नदियों द्वारा बहाकर लाए गए गाद के जमाव से बनी मिट्टी होती है। मतलब जो नदियाँ होती हैं वो बार बार जैसे बहती हुई अपने किनारे पर जो अपशिष्ट पदार्थ जो जमा कर देती हैं, जो गाद वगैरह बालू होती हैं उनको जमा कर देती हैं, उसको जलोढ़ मृदा बोलते हैं। ठीक है, और इस मिट्टी का दूसरा नाम दोमट मृदा भी है, दोमट मिट्टी भी इसको बोला जाता है। अच्छा, जलोढ़ मृदा दो प्रकार की होती है, चलो आगे देखते हैं। जलोढ़ मिट्टी भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टियों में से एक है। ठीक है, और भारत के जो उत्तरी जो गंगा वाला मैदान है वहाँ पर यह मिट्टी पाई जाती है, और यह भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टियों में से एक है। इसमें जो नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है और ह्यूमस, यह बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। क्या? नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस, यह बहुत कम मात्रा में इस मिट्टी में पाया जाता है। और जो जलोढ़ मिट्टी होती है वो दो तरह की होती है। कौन कौन सी? खादर और बांगर। जो खादर मृदा होती है इसको तो नवीन जलोढ़ बोलते हैं, और जो बांगर होती है उसको पुरानी या पुरातन। ठीक है, इसको पुरानी जलोढ़ बोलते हैं। जलोढ़ मिट्टी में कौन कौन सी फसल उगाई जाती हैं? इसमें गन्ना, चावल, मक्का, गेहूँ, तिलहन और दाल, ऐसी कुछ प्रमुख फसलें हैं जो जलोढ़ मिट्टी में उगाई जाती हैं। और जो खादर और बांगर है वो खादर बांगर, अरे यहाँ से आ गया है, ये दो प्रकार की होती है। जलोढ़ मिट्टी को कछार मिट्टी बोला जाता है। देखो, हमने यहाँ पे देखा, इसको दोमट मिट्टी भी बोलते हैं और इसको कछार मिट्टी भी बोलते हैं। ठीक है, किसको? जलोढ़ मिट्टी को। तो चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, देखिए, लाल मिट्टी के बारे में जाने तो जो लाल मिट्टी होती है वो पानी के संपर्क में आने से हल्की हल्की पीली दिखती है। वैसे तो ये लाल मिट्टी होती है, लेकिन इसमें हल्का सा पानी वगैरह आ जाए तो यह देखने में हल्की हल्की पीली दिखाई देती है। और इस मिट्टी में जो लोहा होता है, एल्यूमिनियम होता है, चूना, यह काफ़ी ज़्यादा अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, और भारत में यह मिट्टी कहाँ पाई जाती है? या उत्तर प्रदेश का जो नीचे वाला जो मतलब बुंदेलखंड वाला जो क्षेत्र है वहाँ से लेकर जो दक्षिण वाला जो प्रायद्वीप है वहाँ तक यह मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी? लाल मिट्टी। छत्तीसगढ़ में लाल पीली मिट्टी को स्थानीय रूप से मटासी मिट्टी के नाम से जाना जाता है। छत्तीसगढ़ में इस मिट्टी को स्थानीय रूप से, मतलब वहाँ के लोग, छत्तीसगढ़ के लोग, मटासी मिट्टी के नाम से जानते हैं। और पीली मिट्टी की बात करें तो इसको पीला गेरू भी कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, भारत की कुछ मेजर सॉइल हैं जो कि भारत में पता चला है कि कौन सी सॉइल कहाँ कहाँ पाई जाती है। देखिए, ये वाला इलाका है जहाँ पे फॉरेस्ट सॉइल पाई जाती है, इस वाले इलाके में। ठीक है, एल्यूवियल सॉइल ये है, जो गंगा वाला जो मैदान है, उत्तरी में गंगा मैदान, यहाँ पे एल्यूवियल सॉइल पाई जाती है। और जो रेड और येलो सॉइल है, ये जो डार्क सा जो दिख रहा है, डार्क वगैरह, इसमें रेड और येलो सॉइल पाई जाती है। और जो ब्लैक सॉइल है ये यहाँ पाई जाती है, इधर जो महाराष्ट्र जो मध्य प्रदेश वाला जो क्षेत्र है यहाँ ये ब्लैक सॉइल पाई जाती है। लेटेराइट सॉइल की बात करें तो जो लेटेराइट सॉइल है वो यहाँ पाई जाती है, इधर जो पश्चिमी घाट वाला एरिया है, और यहाँ कुछ तमिलनाडु में और यहाँ पाई जाती है। और जो एरिड सॉइल है वो यहाँ पाई जाती है, इधर गुजरात और राजस्थान की इस तरफ। ठीक है, गुजरात और राजस्थान की तरफ जो एरिड सॉइल है वो पाई जाती है। ठीक है, तो ये प्रमुख जो मेजर सॉइल हैं ये भारत में कहाँ कहाँ और कितनी पाई जाती हैं ये देख लेना। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 के अनुसार कोई भी संरचना
मूर्तिकला, शिलालेख आदि जो कम से कम कितने वर्षों से अस्तित्व में प्राचीन कहलाते हैं। मतलब ऐसी जो संरचनाएँ, जैसे कि कोई मूर्ति हो गई, कोई शिलालेख हो गए, कम से कम वो कितने वर्ष पुराने होने चाहिए, तभी उनको प्राचीन बोला जाएगा। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। मतलब कम से कम अगर वो 100 वर्ष पुराने हैं, जो प्रमुख जो मूर्तिकला वगैरह शिलालेख अगर कम से कम 100 वर्ष पुराने हैं, तो इनको प्राचीन बोला जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। देखिए, इसमें आया था भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। ठीक है, इसके बारे में जान लें। तो इसकी स्थापना 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। ठीक है, और इसी को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसका पहला महानिदेशक अलेक्जेंडर कनिंघम को ही बनाया गया था। इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में है। और यह किसके अधीन है? यह संस्कृति मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। यह किसके अधीन कार्य करता है? यह संस्कृति मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। कौन? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण अगला प्रश्न है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा घोषित दक्षिण भारत में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की सूची में कौन सा राज्य सबसे आगे है? मतलब इसमें पूछ रहा है कि जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण है, इसने भारत में जितने भी राष्ट्रीय स्मारकों को, राष्ट्रीय महत्व के जितने भी स्मारक हैं, उनकी जो सूची बनाई है, उसमें दक्षिण भारत का जो कौन सा राज्य है जो कि सबसे आगे है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर है कर्नाटक। जो कर्नाटक है वो सबसे आगे है, दक्षिण भारत का राज्य। वैसे पूरे भारत की बात करें तो पूरे भारत में सबसे ज़्यादा जो राष्ट्रीय स्मारक हैं, जिनको राष्ट्रीय स्मारकों की सूची में शामिल किया गया है, उसमें पूरे भारत की, ओवरऑल भारत की बात करें तो उसमें यूपी सबसे आगे है, जिसमें टोटल 745 स्मारक हैं। ठीक है, अच्छा पूरे अगर भारत की बात करें तो भारत में टोटल ऐसी कितनी स्मारक हैं? तो वो हैं 3693 इतनी टोटल स्मारक हैं जो कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारक की सूची में शामिल है। और ओवरऑल भारत में यूपी पहले नंबर पे है, लेकिन दक्षिण भारत में कर्नाटक पहले नंबर पे है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि कोरोमंडल तट निम्नलिखित से 2 राज्यों का घर है। मतलब कोरोमंडल तट है वो कहाँ से लेके कहाँ तक है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। मतलब यहाँ से तमिलनाडु से लेकर या आंध्र प्रदेश तक, यहाँ के इस वाले तट को क्या बोलते हैं? इस वाले तट को बोलते हैं कोरोमंडल तट, जहाँ पर लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है। ठीक है, तो कोरोमंडल तट तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के जो क्षेत्र है उसको बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए, बात करें जो गुजरात से लेकर जो मुंबई तक का तट होता है उसको काठियावाड़ तट बोलते हैं। यहाँ से गुजरात से लेके जो यहाँ तक मुंबई वाला तट है, इसको क्या बोलते हैं? काठियावाड़ तट बोलते हैं। और मुंबई से लेके और गोवा तक के तट को, मुंबई से लेके जो गोवा तक का ये वाला तट है, इसको कोंकण तट बोलते हैं। और गोवा से यहाँ केरल तक, मतलब यहाँ केरल का यहाँ तमिलनाडु तक, इसको मालाबार तट बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? मालाबार तट। यहाँ पे ये लिख रहा है गोवा से कन्याकुमारी तक मालाबार तट। और फिर यहाँ से कन्याकुमारी से और यहाँ तक आंध्र प्रदेश तक इसको कोरोमंडल तट बोलते हैं। और आंध्र प्रदेश से पूरा यहाँ उड़ीसा तक के वाला क्षेत्र है उसको उत्तरी सरकार मैदान बोलते हैं। ठीक है, और वैसे उड़ीसा वाले इस क्षेत्र को देखें तो इसको उत्कल मैदान बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको अलग देखें तो उत्कल मैदान बोलते हैं, वैसे उत्तरी सरकार मैदान में ही आता है। ठीक है, और ये आपका पश्चिमी घाट और ये है पूर्वी घाट। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा 21 जून को किस रूप में मनाती है? मतलब संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 जून को कौन सा दिवस घोषित कर रखा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है वो हर साल 21 जून को ही मनाया जाता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की बात करें तो यह 24 जनवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस है वो 24 जनवरी को मनाया जाता है। जो अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य दिवस है वो 7 अप्रैल को मनाया जाता है। 7 अप्रैल को मनाया जाता है। इसी दिन 7 अप्रैल 1948 को जो WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी स्थापना हुई थी।
अंतर्राष्ट्रीय शिशु दिवस की बात करें तो यह मनाया जाता है 2 मई को। तो अंतर्राष्ट्रीय शिशु दिवस होता है वो 2 मई को मनाया जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, सॉरी प्रश्न नहीं, अगला देखेंगे कि 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया गया था। मतलब अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो 21 जून है, इसको मनाने की जो घोषणा हुई थी कब हुई थी, वो 2014 में हुई थी। लेकिन पूरी दुनिया ने इस दिवस को 2015 में मनाया था। 21 जून की बात करें तो इसी दिन जो उत्तरी गोलार्ध होता है, जो सदर्न हेमिस्फीयर होता है, ये वाला ऊपर वाला, इसमें सबसे लंबा दिन होता है। जो सदर्न हेमिस्फीयर में 21 जून को सबसे लंबा दिन होता है। ठीक है, तो चलिए आगे देखें अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि भारत के निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। तो इसमें पूछा है सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है, तो इसका सही उत्तर है खान अब्दुल गफ्फार खान। इनको सीमांत गांधी के साथ साथ इंग्लिश में सीमांत गांधी को बोलते हैं फ्रंटियर गांधी। क्या बोलते हैं? फ्रंटियर गांधी। जो स्वतंत्रता सेनानी खान अब्दुल गफ्फार खान है, उसको सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी बोला जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की बात करें तो एक प्रसिद्ध भारतीय मुस्लिम विद्वान थे। 1923 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे कम उम्र के प्रेसिडेंट बने थे और इन्होंने 1940 से लेकर 1945 तक भी कांग्रेस की प्रेसिडेंसी अपने हाथ में रखी। प्रेसिडेंसी थी मतलब कांग्रेस का अध्यक्ष पद था, उन्होंने अपने हाथ में ही संभाला था। कब? 1940 से 1945 तक। अबुल कलाम आज़ाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री भी बने थे। खान अब्दुल गफ्फार खान की बात करें तो इनका लक्ष्य था संयुक्त, स्वतंत्र और धर्मनिरपेक्ष भारत बनाना। इसके लिए इन्होंने 1930 में खुदाई खिदमतगार नाम के संगठन की स्थापना की और यह संगठन सुर्खपोश या लाल कुर्ती दल के नाम से भी जाना जाता है। मतलब यह लाल कलर के सूट वगैरह ऐसे कुर्ते पहनते थे, इसलिए इस दल को लाल कुर्ती दल बोला जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। आगे बदरुद्दीन तैयब जी भारतीय आंदोलन के दौरान एक राजनीतिक कार्यकर्ता थे और यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। मतलब ये तैयब जी थे, वो उसके कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे और वैसे कांग्रेस के अध्यक्ष तीसरे नंबर के थे। कौन से? तीसरे नंबर के थे, लेकिन पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। ठीक है, मुख्तार अहमद अंसारी की बात करें तो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के नेता एवं मुस्लिम लीग के पूर्व अध्यक्ष थे और ये जो जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय था, इसके संस्थापकों में भी इनका नाम आता है, बदरुद्दीन तैयब जी का। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसके द्वारा एक कोशिका स्वयं को 2 भागों में विभाजित करती है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, द्विआधारी विखंडन। द्विआधारी विखंडन के द्वारा जो कोशिका है वो अपने आप को 2 भागों में विभाजित करती है। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न है कि ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 3। जो ओजोन होता है उसमें टोटल ऑक्सीजन के 3 परमाणु होते हैं, 3। ठीक है, और इसका जो ऑक्सीजन का जो रासायनिक समीकरण होता है वो उसको बोलते हैं O3। मतलब ऑक्सीजन के 3 परमाणु, तो इसको ऐसे लिखते हैं O3। ठीक है, इसको ओजोन को। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं। ओजोन के बारे में देखें तो ओजोन एक गैस है जो ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनी होती है। ओजोन गैस क्या करती है? ये सीने में जकड़न पैदा करती है और सांस लेने में दिक्कत पैदा करती है। ओजोन गैस समतल मंडल में पाई जाती है, जो कि सूर्य की जो हानिकारक रेज हैं, जो यूवी रेज हैं, पराबैंगनी किरणें, इनसे पृथ्वी की रक्षा करती है। जो ओजोन गैस की जो परत है समतल मंडल में, यह सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणें हैं, इनसे पृथ्वी को सुरक्षित रखती है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने किस राज्य को एक चेरी कहा था। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, अवध का साम्राज्य। अवध का शासन था। अवध को जो गवर्नर जनरल डलहौजी था, इसने इसको एक चेरी कहा था। ठीक है, इसीलिए इसने जो इस पर कुप्रशासन का आरोप लगाकर इसको हड़प लिया था, अवध के साम्राज्य को। ठीक है, अंग्रेजों ने। तो चलिए आगे देखें। अच्छा देखिए, जानते हैं कि लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में
भारत में कौन कौन से अच्छे कार्य हुए थे। तो इसने क्या किया था कि 1803 में प्रथम रेलवे लाइन इसी ने बिछवाई थी, लॉर्ड डलहौजी ने। डलहौजी ने शिक्षा में सुधार के लिए चार्ल्स वुड की अध्यक्षता में एक व्यापक योजना बनाई। डलहौजी था, इसी के समय पे पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की जो स्थापना है वो की गई थी। जो सार्वजनिक निर्माण विभाग है इसकी स्थापना की गई थी, और इसी की स्थापना के बाद जो नहर हैं, पुल हैं, जो ग्रांड ट्रंक रोड है, इसके निर्माण में तेजी आई। किसकी वजह से? जो सार्वजनिक निर्माण विभाग है इसकी स्थापना की थी डलहौजी ने, तो इसकी वजह से नहरों, पुलों और ग्रांड ट्रंक रोड के निर्माण में तेजी आई। ठीक है, इसी ने क्या किया था, इसी ने जो भारत में जो टेलीग्राफ है, मतलब टेलीग्राफ एक तरह से लेटर, उस पर टेलीग्राफ मशीन पर लिख के लेटर भेजते हैं, तो जो टेलीग्राफ का जो प्रारंभ करता है वो भी डलहौजी को माना जाता है। जो आधुनिक डाक व्यवस्था है इसकी आधारशिला भी डलहौजी के समय पर रखी गई थी। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, यह किस अवधारणा से लिया गया है। मतलब ऊँट को जो रेगिस्तान का जहाज है वो क्यों कहा जाता है, किस पर्पज से कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। जो ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है क्योंकि जो ऊँटों का उपयोग है वो रेगिस्तान में परिवहन के लिए किया जाता है। ऊँटों का उपयोग है वो रेगिस्तान में परिवहन के लिए किया जाता है, इसलिए इसको रेगिस्तान का जहाज बोलते हैं। मतलब रेगिस्तान में किसी भी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह ऊँट के द्वारा ही ले जाया जाता है। ठीक है, अच्छा ऊँट क्या होता है, ऊँट का एक जो कुवड़ होता है उसमें यह वसा, जो फैट होता है वसा, इसको जमा करके रखता है, जिसकी वजह से इस वसा की वजह से जो ऊँट हैं वो 15 दिन तक बिना पानी पिए जीवित रह सकता है। ऊँट है वो 15 दिन तक बिना पानी पिए जीवित रह सकता है, इसलिए इसके कुवड़ में वसा है वो इकट्ठी रहती है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि पोंगल बर्ड काउंट निम्नलिखित में से किस राज्य की पहल है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु। जो तमिलनाडु राज्य है इसी की पहल है पोंगल बर्ड काउंट। जैसा कि आपको पता है कि जो पोंगल त्यौहार है वो कहाँ होता है, तमिलनाडु में होता है। तो जो पोंगल बर्ड, जो पोंगल चिड़िया हैं, उनकी जो काउंटिंग हुई थी, उनकी जो गणना हुई थी वो तमिलनाडु में हुई थी। ठीक है, अच्छा मध्य प्रदेश के राज्य पक्षी की बात करें तो इसका राज्य पक्षी है भारतीय स्वर्ग फ्लाई कैचर। भारतीय स्वर्ग फ्लाई कैचर मध्य प्रदेश का राज्य पक्षी है। ठीक है, राजस्थान की बात करें तो इसका है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है वो इसका राज्य क्या है, पक्षी है। आंध्र प्रदेश की बात करें तो इसका है भारतीय रोलर। जो भारतीय रोलर जो पक्षी है वो आंध्र प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी है, राज्य पक्षी है। ठीक है, तमिलनाडु की बात करें, तमिलनाडु का राजकीय पक्षी है आम पन्ना कबूतर। आम पन्ना कबूतर ये इसका राज्य पक्षी है, किसका, तमिलनाडु का। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से संयुक्त राष्ट्र प्रणाली का बाहरी निरीक्षण निकाय है। मतलब संयुक्त राष्ट्र प्रणाली है इसका बाहरी रूप से निरीक्षण कौन करता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त निरीक्षण इकाई। जो संयुक्त निरीक्षण इकाई है वो संयुक्त राष्ट्र प्रणाली का बाहरी निरीक्षण करती है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित पहाड़ियों में से किसकी पश्चिमी सीमा पर भारतीय रेगिस्तान है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, अरावली। जो अरावली पर्वत श्रेणी है इसी की पश्चिमी सीमा पर जो भारतीय रेगिस्तान है थार वो स्थित है। ठीक है, कौन सा, थार। अच्छा कंचनजंगा की बात करें तो जो कंचनजंगा है वो भारत में ही है, और यह दुनिया की, विश्व की 3rd नंबर की सबसे बड़ी, मतलब 3rd नंबर का सबसे बड़ा पर्वत है अरावली। तो पहले पे कौन सा है, पहले पे माउंट एवरेस्ट है, दूसरे पे K2 है और तीसरे पे कंचनजंगा हो गया। ठीक है, पलानी की बात करें तो जो पलानी है वो केरल प्लस तमिलनाडु की पर्वत श्रृंखला है। यह जो पलानी है वह केरल प्लस तमिलनाडु की पर्वत श्रृंखला है। कौन सी, पलानी। धूपगढ़ की बात करें तो यह मध्य प्रदेश के महादेव पहाड़ियों में सबसे ऊंचा स्थान है धूपगढ़ की पहाड़ी। ठीक है,
तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए अरावली रेंज के बारे में देखें तो जो अरावली है वो भारत के पश्चिमी भाग राजस्थान में स्थित एक पर्वतमाला है। यह संसार की सबसे प्राचीन पर्वतमाला है जो राजस्थान को उत्तर से दक्षिण 2 भागों में बांटती है। अरावली का सर्वोच्च पर्वत शिखर सिरोही जिले में है। और सिरोही जिले में कौन सा है? गुरु शिखर, जो माउंट आबू सिरोही में है, जो राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है। मतलब अरावली का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है गुरु शिखर, जो कि माउंट आबू सिरोही में है और जो राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, कौन सी? गुरु शिखर। तो चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि इंटरनेट तक पहुंचने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, जो यूनिक आईपी एड्रेस बोलते हैं, इसको यूनिक आईपी एड्रेस होता है। इसी की मदद से इंटरनेट तक इसकी जो पहुंच है वो सुनिश्चित की जा सकती है। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी में स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, ब्रह्मपुत्र। जो माजुली द्वीप है वो ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है और यह भारत के साथ साथ विश्व का भी सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली द्वीप। ठीक है, अच्छा ब्रह्मपुत्र नदी की बात करें तो इसका उद्गम स्थल है मानसरोवर तिब्बत में। इसका उद्गम स्थल है मानसरोवर तिब्बत में, मानसरोवर झील के पास यह स्थित है। ठीक है, ब्यास की बात करें, स्थित नहीं है, यहाँ से निकलती है मानसरोवर से। ब्यास की बात करें तो यह पश्चिमी हिमालय में जो रोहतांग दर्रा है वहाँ से ब्यास नदी निकलती है। नर्मदा की बात करें तो नर्मदा मध्य प्रदेश की जो अमरकंटक की पहाड़ियाँ हैं वहाँ से यह निकलती है। सिंधु नदी की बात करें तो यह भी मानसरोवर झील के पास से जो तिब्बत का पठार है वहाँ से यह निकलती है सिंधु नदी। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में जान लेते हैं पहले। जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो एशिया की सबसे लंबी नदियों में से एक है और यह भारत के असम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय राज्यों से होकर बहती है। मतलब अरुणाचल प्रदेश से यह भारत में ऐसे यू बना के प्रवेश करती है और यहाँ से असम और मेघालय होती हुई यह चली जाती है, उसमें यह गंगा नदी में मिल जाती है और यह बाद में बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, यह नदी तिब्बत में मानसरोवर झील से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यह नदी तिब्बत में यालुंग सांगपो के नाम से जानी जाती है। मतलब जो ब्रह्मपुत्र नदी है जब यह तिब्बत से निकलती है तो इसको यालुंग सांगपो बोला जाता है और जब यह अरुणाचल प्रदेश में आती है तो इसको ध्यांग बोलते हैं और असम में इसको ब्रह्मपुत्री बोला जाता है। बांग्लादेश में यह नदी जमुना के नाम से जानी जाती है और ब्रह्मपुत्र नदी में कोई सहायक नदी, मतलब ब्रह्मपुत्र नदी की जो सहायक नदियाँ हैं वो है सुबनसिरी, तीस्ता, तोरसा, लोहित और बराक। ये सभी नदियाँ हैं जो कि ब्रह्मपुत्र नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, भारतीय स्टेट बैंक। जो SBI है वो भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक बन गया है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं इसके बारे में। SBI की बात करें तो जो SBI का इतिहास जान लेते हैं पहले। देखिए सबसे पहले 3 बैंक थी। कौन कौन सी बैंक थी? बैंक ऑफ कलकत्ता, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास। पहले 3 बैंक थी, फिर इन तीनों बैंकों को मिलाकर, इन तीनों बैंकों को मर्ज कर एक बैंक बनाई गई जिसका नाम था इम्पीरियल बैंक। और यह कब बनी थी? 1921 में। मतलब इन तीनों बैंकों को मर्ज करके 1921 में इम्पीरियल बैंक बनाई गई। कौन सी बैंक? इम्पीरियल बैंक बनाई गई। और 1955 में इसका जो राष्ट्रीयकरण हुआ था तब, तो इस बैंक का नाम भारतीय स्टेट बैंक रखा गया था। कब? 1955 में। लेकिन इसकी स्थापना कब हुई थी? 1921 में। लेकिन इसका जो नाम था वो चेंज था। ठीक है, इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी। जो चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी हैं वो SBI के वर्तमान में हेड हैं, अध्यक्ष हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में वस्तु एवं सेवा कर GST कब लागू किया गया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 1 जुलाई 2017 को जो भारत में जो GST है, वस्तु एवं सेवा कर
गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसको 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, जो जीएसटी होता है, वस्तु एवं सेवा कर, वो भारत में 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ था। और यह कैसा, यह इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था है। भारत के वित्त मंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। वर्तमान में कौन है, निर्मला सीतारमण। जीएसटी के तहत 5 दर निर्धारित हैं, मतलब इसकी कुल टोटल 5 दरें हैं। 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। ये प्रमुख इसकी 5 दरें हैं जो कि जीएसटी में निर्धारित की गई हैं। जीएसटी के लिए संविधान में 101वां संविधान संशोधन किया गया, जो कि 2016 में किया गया था। ठीक है, कब किया गया था, 2016 में 101वां संविधान संशोधन किया था, तब जीएसटी को संविधान में शामिल किया गया था। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। चलिए अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन लंदन में पहले गोलमेज सम्मेलन में शामिल नहीं हुआ था। ठीक, इसमें पूछ रहा है कि पहले गोलमेज सम्मेलन में इनमें से कौन शामिल नहीं हुआ था। तो इसका सही उत्तर है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है वो पहले गोलमेज सम्मेलन में शामिल नहीं हुई थी। कब हुई थी, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में हुई थी। और कांग्रेस की तरफ से कौन शामिल होने गए थे, महात्मा गांधी। ठीक है, अच्छा ये पूछ ले कि ऐसा कौन सा व्यक्ति था जो कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में जिसने पार्ट लिया था, इम्पोर्टेंट, वो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। वो कौन थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, जिन्होंने तीनों ही गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी वीडियो, जिसमें हमने डिस्कस किया था रेलवे एनटीपीसी का जो 2021 का जो पेपर है उसका जीएस का पोर्शन। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, जिससे कि और भी लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके। ठीक है, अगर वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा है और मेरी मेहनत वाकई में पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो के कमेंट बॉक्स में इसका फीडबैक ज़रूर दें। ठीक है, जिससे कि मुझे और अच्छा मोटिवेशन मिले, और इसमें कुछ गलती हो तो उसको भी सुधार करने की एडवाइस ज़रूर दें। मैं अगली बार से उसमें सुधार करने की कोशिश करूँगी। ठीक है, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक भी करें। ठीक है, धन्यवाद।